and welcome to the next session in the Crash Course series of Legal Edge After College. So far, we have completed with a brief analysis of CRPC, IPC in two parts, Indian Evidence Act, contract law is ongoing, constitution is ongoing. So, after completing all these subjects, now the new CLAT pattern. If I talk about the new CLAT pattern and AILET for that matter, contemporary cases have a very important relevance attached to it. एग्जाम में हमसे केसेस के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमसे केसेस के रेशियो के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें और बहुत सारे मैटर्स में पूछी जाती हैं वेर इन कौन सा केस है, कौन सा रेफर था, क्या कोरन था, किसने ऑथर किया जजमेंट. तो आज मैं आपके लिए इस स्पेसिफिक वीडियो के अंदर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट केसेस ऑफ सीआरपीसी को डिकोड करूंगी इतने शॉर्ट फॉर्मेट में, जिसकी जो आपके लिए लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा. कॉपी पेन उठाइए, साथ में लिखिए, पढ़िए, समझिए ये केसेस क्या हैं, इनमें क्या क्या कोरम था, इसे याद करने की कोशिश करेंगे. थोड़ा सा ब्रीफ ट्रिक्स भी डिस्कस करेंगे इसको लर्न करने की. सो लेट्स डिस्कस इट ऑल टुगेदर. ओके. The first case which we'll be discussing today in today's session is Lucas Jarrett and others versus Joseph and others. अब ये बहुत ही करंट जजमेंट है, 2022 का जजमेंट है. ठीक है. इसकी बेंच थी जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ एंड जस्टिस सूर्यकांत. दिस जजमेंट वाज ऑथर्ड बाय जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? बेंच मतलब कौन कौन से जजेस ने बैठ के उसको डिसाइड करा केस को, वो हमारा बेंच हो गया. इससे भी हमारा एमसीक्यू बन सकता है. साथ में किस जज ने उसको ऑथर करा है, मतलब हु हैज रिटन दैट पर्टिकुलर जजमेंट इनटू हिज वर्ड्स एंड दैट इज मेंट बाय ऑथर्ड बाय. तो ये भी एक पोटेंशियल एमसीक्यू बन सकता है कि कौन से जज ने इस जजमेंट को ऑथर किया है. ठीक है. टू जज बेंच, डिवीजन बेंच जजमेंट है. नाउ सी, there have been two important cases which have been referred in this specific case by the court. The first is Vinay Tyagi and the second is Vinubhai Haribhai Malviya versus State of Gujarat 2019 judgment. ये दोनों ही cases एक important cases हैं जो आपको याद रखने होंगे along with this landmark case. This case is about section 173 clause 3 to clause 6 of the CRPC. Now, understand one thing. इस केस के अंदर प्रॉब्लम मेजर इशू ये था कि जो रिपोर्ट सबमिट की गई, पहले की इनिशियल रिपोर्ट सबमिट की गई, although the facts are not very important for you, so I'll tell you a very brief story about the case. An initial report was submitted to the magistrate, and an initial report, that is the report has to be submitted to the magistrate after conduct of the investigation under section 173. अब क्या हुआ, 173 क्लॉज 2 के अंदर इनिशियल रिपोर्ट सबमिट हुई. उसके बाद हमारे पास 173 क्लॉज 8 भी है जो ये बोलता है कि यदि जरूरत पड़ती है तो आप सप्लीमेंट्री और फर्दर इंक्वायरी भी कंडक्ट कर सकते हो उस मैटर में. तो यहाँ पे बात थी दो रिपोर्ट्स की. पहला था इनिशियल रिपोर्ट, दूसरा था सप्लीमेंट्री रिपोर्ट. अब इस स्पेसिफिक केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि मैजिस्ट्रेट को दोनों ही रिपोर्ट्स को कंसिडर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. दैट इज द इनिशियल फाइनल रिपोर्ट सबमिटेड अंडर 173 क्लॉज 2 एंड द सप्लीमेंट्री रिपोर्ट सबमिटेड अंडर 173 क्लॉज 3. पहले इनिशियल इंक्वायरी हुई, उसका रिपोर्ट हुआ, फिर हमारी सप्लीमेंट्री फर्दर इंक्वायरी हुई 173 क्लॉज 8 में, उसका रिपोर्ट हुआ. दोनों के रिपोर्ट को कंसिडर करने के बाद ही जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को ये प्रिज्यूम करना होगा कि अक्यूज ने ऑफेंस कमिट किया है या नहीं किया है. नाउ फॉर दिस मैटर, फॉर डिसाइडिंग द स्पेसिफिक केस, the court has referred to two important judgments, विनय त्यागी एंड विनु भाई. दोनों केसेस में ही सुप्रीम कोर्ट ने ये लेट डाउन किया था कि जहां पर भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट किया जा रहा है अंडर सेक्शन 173 क्लॉज 8 और पुलिस अथॉरिटी सबमिट कर रही है सप्लीमेंट्री रिपोर्ट. सप्लीमेंट्री रिपोर्ट वो रिपोर्ट है जो आप इन्वेस्टिगेशन के बाद, जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद आप सबमिट कर रहे हो. तो यहाँ पे इस जजमेंट में विनय त्यागी में, विनु भाई में, दोनों जजमेंट्स में कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि जो सप्लीमेंट्री रिपोर्ट है वो एज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी रिपोर्ट कंसिडर होनी चाहिए.
सप्लीमेंट्री रिपोर्ट कौन सी, जो हमने 173 क्लॉज 8 के अंदर सबमिट करी, जो पुलिस ने 173 मतलब आफ्टर कंडक्टिंग फर्दर इंक्वायरी सबमिट करा, वो मेरा सप्लीमेंट्री रिपोर्ट है। तो इस केस के अंदर विनय त्यागी एंड विनू भाई केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया था कि जो सप्लीमेंट्री रिपोर्ट 173 क्लॉज 8 के अंदर सबमिट की जा रही है वो भी एज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी रिपोर्ट ही कंसिडर किया जाएगा। ऑलराइट, so this was the major ratio of the court, and these two are very important cases which have been referred by the court in this landmark judgment. Then moving further, the next case is R. Kalai Selvi versus Bhimappa. This is a 2021 judgment. ठीक है, अगेन अ डिवीजन बेंच जजमेंट है, जस्टिस विनीत शरण एंड जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। इस केस में क्या हुआ था, जो अक्यूज था वो कन्विक्टेड था फॉर द ऑफेंस ऑफ सेक्शन 138 ऑफ एनआई। 138 इज डिसऑनर ऑफ चेक। ठीक है, डिसऑनर का केस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जेएम फर्स्ट क्लास इसका कॉग्निजेंस ले सकता है। तो ही वाज सेंटेंस्ड टू पे अ फाइन ऑफ ₹6 lakh, and it was also stipulated that if he does not pay the fine of ₹6 lakh, then she will have to undergo simple imprisonment for the month of 6 months. ठीक है, प्लस 357 क्या है, 357 के अंदर 357 में हमारा विक्टिम कंपनसेशन का कॉन्सेप्ट दिया है। यदि आपने क्लास अटेंड नहीं करी है सीआरपीसी की तो एक बार जाइए वो वीडियो को गो थ्रू कीजिए। 357 ऑफ सीआरपीसी क्या होता है ये आपको वहां से फेयर और प्रिटी आइडिया लग जाएगा। 357 में बात करते हैं विक्टिम कंपनसेशन की। तो जो 6 लाख रुपीस का फाइन था वो तो 138 के डिफॉल्ट के कारण कोर्ट ने इम्पोज किया था, साथ में कोर्ट ने डायरेक्ट किया था 5,90,000 रुपीज का अमाउंट कंपनसेशन के तौर पे विक्टिम को पे करने का, प्लस जो बैलेंस अमाउंट है वो रेमिट करने का स्टेट को। अब यहाँ पे अपील फाइल की गई, अपीलेंट कोर्ट ने भी इसको डिसमिस कर दिया, फाइनली सुप्रीम कोर्ट के सामने ये केस किया गया। नाउ सी what did the Supreme Court stated here? The Supreme Court observed that deposit of fine amount cannot be made a condition precedent for hearing a revision petition under section 397 for CRPC. अब एक सिंपल सी बात है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आप पहले वो फाइन अमाउंट जमा करो, जब तक आप वो फाइन अमाउंट स्टेट को जमा नहीं करोगे तब तक आपके पिटिशन को नहीं कंसिडर किया जाएगा। सो व्हाट वाज द मेजर इशू इन दिस स्पेसिफिक केस? द मेजर इशू वाज कि क्या डिपॉजिट ऑफ फाइन किए बिना रिविजन पिटिशन एंटरटेन ही नहीं हो सकती बाय द कोर्ट, या फिर कोर्ट या कंडीशन प्रेसिडेंट नहीं लगा सकती है। दिस वाज द मेजर इशू हियर। नाउ इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट इन आर कलाई सेल्वी वर्सेस भीमप्पा में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई करा कि 397 में रिवीजन पिटिशन एंटरटेन करने के लिए आप फाइन अमाउंट के डिपॉजिट का कंडीशन नहीं लगा सकते हो। जो कोर्ट फीस एक्ट है इन सब का एप्लीकेबिलिटी डिफरेंट है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फाइन अमाउंट के डिस्पोजिशन का। डिपोजिशन ऑफ द फाइन अमाउंट कैन नॉट बी अ कंडीशन प्रेसिडेंट फॉर हियरिंग अ रिवीजन पिटिशन अंडर सेक्शन 397 ऑफ सीआरपीसी। सो दिस इज द मेजर पार्ट ऑफ द जजमेंट ऑफ आर कले सेल्वी वर्सेस भीमप्पा। देन जोसेफ स्टीफन वर्सेस संतना स्वामी। ठीक है, 2022 जजमेंट है, अगेन अ डिवीजन बेंच जजमेंट, जस्टिस एम.आर. शाह एंड जस्टिस संजीव खन्ना। इसमें जो हमारे रेफर्ड लैंडमार्क केसेस है वो है मल्लिकार्जुन कोदागली वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2019। ये इंपॉर्टेंट जजमेंट है, हमें याद होना चाहिए। यदि हम लोग जोसेफ स्टीफन से कभी कोई पैसेज आता है तो पॉसिबिलिटी है कि हमसे इस लैंडमार्क केस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। नाउ सी सेक्शन 372 जो है, सेक्शन 372 के अंदर विक्टिम के स्पेशल लीव की बात की गई है, स्टैट्यूटरी राइट ऑफ अपील की बात की गई है 372 के अंदर सीआरपीसी में। ठीक है, अब एक अमेंडमेंट हुआ सीआरपीसी में और उस अमेंडमेंट के थ्रू 372 के अंदर एक प्रोविजो ऐड किया गया। यहाँ पर मेजर क्वेश्चन ये था कि जब हाईकोर्ट रिविजनल जूरिसडिक्शन अपना एक्सरसाइज कर रहा है, पहली बात यहाँ पे दो मेजर क्वेश्चंस थे और दो बातों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने मेजरली इस केस में जजमेंट दिया। पहला, हाईकोर्ट रिविजन पावर एक्सरसाइज करते वक्त क्या हाईकोर्ट कन्वर्ट कर सकता है एक्विटल का फाइंडिंग इनटू कन्विक्शन? ट्रायल कोर्ट ने बोला कि कन्विक्शन एक्विटल है। ठीक है, अब क्या रिवीजन पावर के अंदर, यहाँ पे अपील की बात नहीं हो रही है, रिवीजन की बात हो रही है अंडर सेक्शन 401।
क्या रिविजन पावर के अंदर हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो अंडर इट्स एक्सरसाइजिंग व्हाइल एक्सरसाइजिंग इट्स रिविजनल पावर कैन इट कन्वर्ट द फाइंडिंग ऑफ एक्विटल इनटू कन्विक्शन? तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को आंसर करते हुए ये बोला कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। रिविजन पावर एक्सरसाइज करते वक्त हाई कोर्ट, इट्स अबाउट रिविजन, आई एम स्ट्रेसिंग ऑन दिस पर्टिकुलर वर्ड, इट्स द रिविजनल पावर अंडर सेक्शन 401 ऑफ द हाई कोर्ट. While exercising the revisional power under section 401 of the High Court cannot convert the finding of an acquittal case to that of a conviction. Acquittal से conviction नहीं हो सकता. This was the major issue here. The next major issue in this particular case was कि जो अपील है, right of appeal है under section 372, क्या वो राइट किसी कंडीशन पे बेस्ड है या फिर वो एब्सोल्यूट राइट होता है ऑफ द अक्यूज्ड? ठीक है, इस पर्पस के लिए कोर्ट ने ये बोला कि विक्टिम हैज नॉट प्रे टू ग्रांट फॉर द स्पेशल लीव टू अपील एज द विक्टिम हैज अ स्टैट्यूटरी राइट ऑफ अपील अंडर सेक्शन 372 प्रोविजो. जब एक अमेंडमेंट हुआ था, जब हमारे पास अमेंडमेंट हुआ, उस अमेंडमेंट मेड अंडर सेक्शन 372 के थ्रू हमने राइट टू अपील एज अ स्टैट्यूटरी राइट ग्रांट किया फ्रॉम अ ऑर्डर ऑफ एक्विटल, फ्रॉम अ ऑर्डर ऑफ कन्वर्जन. तो सिंपल सी बात है, 372 के प्रोविजो के ऐड होने के बाद अब ये बात तो एकदम ही क्लियर है कि अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एक्विटल इज एन एब्सोल्यूट राइट. विक्टिम का एब्सोल्यूट राइट है टू मेक अ अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एक्विटल. दिस इज द एब्सोल्यूट राइट ऑफ द विक्टिम. यदि कोर्ट जो है वो डिक्लेयर कर देता है, ऑर्डर ऑफ एक्विटल दे देता है, तो यहाँ पर एब्सोल्यूट राइट है विक्टिम के पास अपील लेके जाने का हायर कोर्ट में. और इसी बात को इस केस के अंदर कोर्ट ने फर्दर जस्टिफाई किया. ठीक है, रेफर्ड केस हमें याद रखना है, रेफर्ड केस का प्रिंसिपल हमें याद रखना है, और हमें इसके साथ साथ 372, 401 अपील रिवीजन के बीच का डिफरेंस क्या होता है, कैसे होता है, नहीं पता है तो जाकर एक बार सीआरपीसी का वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस. इसमें जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है 378 है हमारे पास, 372 है हमारे पास, तो ये सब बातें हमें यहाँ पर याद रखनी होंगी. ओके, नेक्स्ट एम ए खालिक वर्सेस अशोक कुमार, अ वेरी लैंडमार्क जजमेंट क्लैट के पर्सपेक्टिव से. 2021 जजमेंट है, 3 जज बेंच जजमेंट है. जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस रविंद्र भट्ट एंड ऑनरेबल जस्टिस बीलाएम त्रिवेदी. 3 जज बेंच जजमेंट है. रेफर्ड केसेस है आरनेश कुमार, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेफर्ड केस है, प्लस डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. दोनों ही इंपॉर्टेंट केसेस हैं. एम ए खालिक के साथ हमें ये दोनों केसेस भी दिमाग में याद रखने चाहिए. ठीक है, अब देखो एक सिंपल सी बात है, डीके बासु बात करता है राइट्स ऑफ द अक्यूज्ड की. हम इसे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सालों से पढ़ते आ रहे हैं कि डीके बासु बात करता है राइट्स ऑफ द अक्यूज्ड की. दूसरी बात है आरनाश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की. अब आरनाश कुमार का जो केस है उसके अंदर भी गाइडलाइंस आई थी विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम. ठीक है, क्राइम रजिस्टर्ड होता है नहीं होता है, उसके पहले क्या इन्वेस्टिगेशन हो सकता है नहीं हो सकता है, ये सब बातें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं. तो आरनाश कुमार और डीके बासु दोनों हमारे लिए लैंडमार्क केस. अब इस केस में बेसिकली हेल्ड क्या हुआ था, इस केस के अंदर जो डिफेंस था, अक्यूज था, उसने ये क्लेम किया था कि मुझे 41A के अंदर नोटिस सर्व किया जाना चाहिए क्योंकि मेरे अगेंस्ट कोई क्राइम रजिस्टर्ड नहीं हुआ है. ठीक है, अब कोर्ट ने पहले तो ये बोला कि आरनाश कुमार के जो प्रिंसिपल्स है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई क्राइम रजिस्टर्ड नहीं है. बट जब ये अपील फाइनली सुप्रीम कोर्ट में गई तो सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि आरनाश कुमार के प्रिंसिपल्स और डीके बासु के प्रिंसिपल्स दोनों ही यहाँ अप्लाई करेंगे क्योंकि कोई क्राइम रजिस्टर ना होना ये डिफेंस नहीं हो सकता है, ना ही ये एस्केप हो सकता है फ्रॉम द रिगर ऑफ द डिसीजंस रेंडर्ड बाय दिस कोर्ट. ना यहाँ पे ये जो डिसीजंस की बात हो रही है ना, ये डिसीजंस है आरनाश कुमार के प्रिंसिपल्स. आरनाश कुमार के प्रिंसिपल्स इस केस के साथ सुपर इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं. हमें आरनाश कुमार को, डीके बासु को अलॉन्ग विद एम ए खालिक दिमाग में बिठा लेना चाहिए, हमें याद होना चाहिए. इस केस में कोर्ट ने क्लैरिफाई किया था कि कोई भी क्राइम का रजिस्टर ना होना ये डिफेंस नहीं हो सकता और एस्केप नहीं हो सकता फ्रॉम द रेगुलर ऑफ द डिसीजंस कंसिडर्ड बाय दिस कोर्ट. तो यदि इस कोर्ट ने पहले प्रिंसिपल्स लेट डाउन किए हैं आरनाश कुमार में, तो वो प्रिंसिपल्स इस स्पेसिफिक केस में भी अप्लाई करेंगे. और इस बिहाफ पे कि कोई क्राइम का टिल डेट रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये एस्केप नहीं हो सकता फ्रॉम द कमीशन ऑफ द क्राइम. Alright, so this has been stated by the Supreme Court here in this landmark judgment. Then moving further, Sadiq versus State of Madhya Pradesh.
अगेन 2021 जजमेंट है, कोरम है जस्टिस उदय उमेश ललित, रविंद्र भट्ट एंड बेलायन त्रिवेदी। ठीक है, कौन सा केस रेफर्ड है? बिक्रमजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 2020 का एक केस है जो इस केस में रेफर किया गया है। दिस इज अबाउट यूएपीए। अच्छा, अब यूएपीए क्लैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली 43D2 43 सेक्शन जो है, जो बेल वाले प्रोविजन की बात करता है, ये तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज क्या करेंगी, बेल मिलेगी नहीं मिलेगी, कहाँ से मिल सकती है, कैसे मिल सकती है, कौन दे सकता है, किसके पास पावर्स है ये सब क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। नॉर्मल कोर्ट्स के पास पावर है, स्पेशल कोर्ट्स के पास ज्यूरिसडिक्शन है, एक्सटेंशन हो सकता है कि नहीं इन्वेस्टिगेशन पीरियड का। अब यदि मैं सीआरपीसी की बात करूं तो सीआरपीसी के अंदर मैक्सिमम टाइम लिमिट जो दे रखा है वो 60 डेज और 90 डेज दे रखा है। ठीक है, उसके लिए हम सेक्शन 167 और सीआरपीसी को एक बार जाके देख सकते हैं। लेकिन यूएपीए के अंदर यही जो 167 के अंदर दिया हुआ लिमिट है 60 डेज और 90 डेज का, ये एक्सटेंड किया जा सकता है अप टू 180 डेज यदि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती है तो। लेकिन ये पॉइंट याद रखना भी इंपॉर्टेंट है कि यूएपीए के अंदर कुछ स्पेशल कोर्ट्स एस्टैब्लिश किए गए हैं। तो इस केस के अंदर मेजर क्वेश्चन ये उठा था कि कौन सा कोर्ट कॉम्पिटेंट होगा टू डिसाइड द एक्सटेंशन ऑफ दिस पीरियड ऑफ कीपिंग द अक्यूज्ड इनटू ज्यूरिसडिक्शन फ्रॉम 90 और 60 डेज टू 180 डेज। नॉर्मल कोर्ट, जेएम कोर्ट होगा, ट्रायल कोर्ट होगा, सेशन कोर्ट होगा, कौन होगा, या फिर वो स्पेशल कोर्ट्स होंगे जो एक्सक्लूसिवली इसी काम के लिए यूएपीए एक्ट के अंदर एस्टैब्लिश किए गए हैं। तो ये मेजर पॉइंट ऑफ क्वेश्चन और इशू था स्पेसिफिक केस में। अब इस केस में रेफर किया गया बिक्रमजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब को। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया था कि जो यूएपीए की ऑफेंसेस है, ठीक है, वो भले ही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन्वेस्टिगेट करे या फिर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और सुप्रीम कोर्ट करे, दे आर टू बी ट्राइड एक्सक्लूसिवली बाय द स्पेशल कोर्ट्स व्हिच आर सेट अप अंडर द एनआईए एक्ट। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये बात बिक्रमजीत सिंह के केस में बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दी थी कि कोई भी डिस्प्यूट है, कोई भी एक्विजिशन है, यदि वो एक्विजिशन या ऑफेंस अंडर यूएपीए है तो यूएपीए में एस्टैब्लिश स्पेशल कोर्ट्स के पास ही पावर होगी। ऑलराइट, प्लस जस्टिस नरीमन ने इस केस में ये भी हेल्ड किया था कि जो स्पेशल कोर्ट्स हैं इन्हीं के पास अकेले ज्यूरिसडिक्शन है टू एक्सटेंड द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू अप टू 180 डेज, क्योंकि सेक्शन 43D क्लॉज 2 सब क्लॉज बी ये बोलता है कि आप इन्वेस्टिगेशन का टाइम पीरियड एक्सटेंशन ले सकते हो गेटिंग परमिशन फ्रॉम द कोर्ट एज स्पेसिफाइड इन द प्रोविजो ऑफ द पर्टिकुलर सेक्शन। तो यहाँ पर बिक्रमजीत केस में ये बहुत क्लियर था कि ये जो कोर्ट का वर्ड दिया है, ये जो कोर्ट वर्ड लिखा हुआ है सेक्शन में, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कोई नॉर्मल कोर्ट है, कोई दूसरा कोर्ट है, या फिर कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कोर्ट है, या फिर सेशन कोर्ट है? नहीं, इसका मतलब वो स्पेशल कोर्ट है जो इसी पर्पस के लिए एस्टैब्लिश की जा रही है। सेम प्रिंसिपल को रीइटरेट किया सुप्रीम कोर्ट ने सद्दिक वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में, जाकर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि मैजिस्ट्रेट्स एंटाइटल्ड और कॉम्पिटेंट नहीं होंगे ये टाइम एक्सटेंड करने के लिए। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो है द कोर्ट, और ये कोर्ट भी कौन है? ये वो स्पेशल कोर्ट्स है जो एस्टैब्लिश किए गए हैं यूएपीए एक्ट के अंदर। ठीक है, देन मूविंग फर्दर, फकरे आलम वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, छोटा सा केस है पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगेन सेम प्रिंसिपल पे केस है। कोरम में संजय किशनलाल एंड जस्टिस आर सुभाष रेड्डी। अभी जो हमने पहले वाला केस पढ़ा सद्दिक वाला, प्लस बिक्रमजीत, इसमें भी रेफर हुआ है, बिक्रमजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसमें भी रेफर हुआ है। इसमें ये डिफॉल्ट बेल के कॉन्सेप्ट के लिए रेफर हुआ है। ठीक है, वहां पर हमने बेल अंडर यूएपीए में देखा। फकरे आलम वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2021 का जजमेंट है, 2 जज बेंच जजमेंट है। ठीक है, इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो टाइम पीरियड है इन्वेस्टिगेशन का अंडर सेक्शन 167, ठीक है, कैन नॉट बी एक्सटेंडेड बाय सीकिंग टू फाइल अ सप्लीमेंट्री चार्जशीट क्वा यूएपीए ऑफेंसेस। नाउ सी, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ 167 क्लॉज 2 के अंदर हमें दे रखा है डिफॉल्ट बेल का कॉन्सेप्ट। डिफॉल्ट बेल का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि यदि पहली बात आपको 24 आवर्स के अंदर अंदर जो भी आपने जिस भी अक्यूज को अरेस्ट किया है उसको आपको प्रोड्यूस करना पड़ता है मजिस्ट्रेट के सामने। यदि आप 24 आवर्स के अंदर अंदर उसको प्रोड्यूस नहीं करते हो तो आप ये जुडिशियल कस्टडी का टाइम पीरियड 15 डेज तक एक्सटेंड कर सकते हो। अब यदि इन्वेस्टिगेशन 15 डेज में भी कंप्लीट नहीं हो पाती है तो आप 60 या 90 डेज के लिए इसको एक्सटेंड कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस
एंड सो कमिटेड, और ये 60 और 90 डेज मैक्सिमम टाइम पे लिमिट है। इसके बाद ऑटोमेटिकली कोर्ट डिफॉल्ट बेल ग्रांट कर देता है अंडर सेक्शन 167। मतलब आप किसी भी अक्यूज को बियॉन्ड 60 एंड 90 डेज अपनी कस्टडी में, पुलिस अथॉरिटी कस्टडी में नहीं रख सकते हो। इसी डिफॉल्ट बेल के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने फखरे आलम ने ये बोला कि ये जो फर्स्ट प्रोविजो है सेक्शन 167 ऑफ द सीआरपीसी का, जो डिफॉल्ट बेल की बात करता है, डिफॉल्ट बेल अब क्या हो गया, बेल ग्रांटेड आफ्टर 60 और 90 डेज व्हाट एवर द केस में बी। ठीक है, दिस इज अ फंडामेंटल राइट, इसको फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया, वो भी किसमें, अंडर आर्टिकल 21 में। दिस इज नॉट मियरली अ स्टैट्यूटरी राइट, ये सिर्फ एक स्टैट्यूटरी राइट नहीं है, ये फंडामेंटल राइट है, दैट टू अंडर आर्टिकल 21A। Thus, a fundamental right is granted to an accused person to be released on bail once the condition of first proviso to section this are fulfilled। अब देखो, यूएपीए में हमने ये देखा कि ये 60-90 डेज का जो पीरियड है ये 180 डेज तक एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, और वो एक्सटेंड करने का पावर कौन रखता है, स्पेशल कोर्ट रखता है। अभी अभी हमने सद्दीक वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में ये चीज देखी। लेकिन फखरे आलम में ये बात बोली गई कि आप 167 में दिए हुए टाइम पीरियड को फर्दर एक्सटेंड ये बोल के नहीं कर सकते हो कि हम एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल कर रहे हैं यूएपीए ऑफेंस में। क्यों करेंगे आप सप्लीमेंट्री चार्जशीट, क्योंकि यूएपीए के 43D के अंदर हमें 180 डेज का टाइम पीरियड मिला हुआ है। तो यहाँ पे फखरे आलम में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई करा कि यदि आप 167 में फॉल कर रहे हो तो आपको 167 का डिफॉल्ट बेल उसको देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो एक फंडामेंटल राइट है। और आप ये बोल के एक्सटेंशन नहीं क्लेम कर सकते हो कि हम एक सप्लीमेंट्री बाद में, सप्लीमेंट्री मतलब एडिशनल, हम एक एडिशनल चार्जशीट डाल रहे हैं क्वायर यूएपीए ऑफेंसेस, यू कैन नॉट क्लेम इट आफ्टरवर्ड्स। 167 का डिफॉल्ट बेल है, ओरिजिनली आपका केस 167 से गवर्न हो रहा है, यदि यूएपीए एक्ट से नहीं गवर्न हो रहा है तो आपको डिफॉल्ट बेल ऑटोमेटिकली मिलेगी एज अ फंडामेंटल राइट आफ्टर 60 और 90 डेज फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। दिस हैज बीन मेड वेरी क्लियर इन द केस ऑफ फखरे आलम वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। मूविंग फर्दर, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस वर्सेस राहुल मोदी, 2022 का जजमेंट है, 2 जज बेंच है, जस्टिस एल नागेश्वर राव एंड जस्टिस बी आर गवई। इसमें एक केस इंपॉर्टेंट रेफर किया गया, अगेन दिस इज रिगार्डिंग 167 क्लॉज 2 ओनली। सुरेश कुमार बिकमचंद जैन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 2013 का ये केस है जिसमें रेफर किया है, हमें याद होना चाहिए सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के साथ। इस रेफर केस में कोर्ट ने ये कहा था कि फाइलिंग ऑफ चार्जशीट सफिशिएंट है फॉर द कंप्लायंस ऑफ प्रोविजो A to section 167 clause 2 CRPC and that taking cognizance is not material to section 167। ठीक है, अब देखो, डिफॉल्ट बेल आप कब मांग सकते हो, आप तब मांग सकते हो जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई 60 और 90 डेज में। अब ये इन्वेस्टिगेशन का क्या मतलब हुआ और डिफॉल्ट बेल क्लेम करने की कंडीशंस क्या हुई, इसको हमें समझना पड़ेगा थोड़ा सा। देखो, एक चीज होती है चार्जशीट फाइल होना, एक चीज होती है कॉग्निजेंस लेना, ये दो अलग अलग स्टेजेस हैं। पहले इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज चार्जशीट फाइल करती है, फिर उस केस का कॉग्निजेंस लिया जाता है। अब इस केस में ये हेल्ड हुआ था सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस वाले केस में कि आपको यदि डिफॉल्ट बेल के लिए आपको क्वालिफाई करना है तो आप इस ग्राउंड पे क्वालिफाई कर सकते हो कि यदि इन्वेस्टिगेशन इस टाइम पीरियड में नहीं हो रही है तो आप डिफॉल्ट बेल ऑटोमेटिकली 167 क्लॉज 2 में मांग सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो इन्वेस्टिगेशन है दिस इज रिगार्डिंग फाइलिंग ऑफ अ चार्जशीट। यदि इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज ने चार्जशीट फाइल कर दी है तब आप प्रोविजो के हिसाब से क्लेम नहीं मांग सकते डिफॉल्ट बेल का। कॉग्निजेंस लिया या नहीं लिया ये इमटेरियल है फॉर गेटिंग अ डिफॉल्ट बेल अंडर सेक्शन 167। यदि पुलिस अथॉरिटीज ने या इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी ने चार्जशीट भी फाइल कर दी है तो वो इनफ कंप्लायंस है फॉर द प्रोविजो ऑफ सेक्शन 167 क्लॉज 2। कॉग्निजेंस लिया नहीं लिया ये सब बातें सेकेंडरी हो जाती है हमारे लिए, जो इंपॉर्टेंट और प्राइमा फेसी हमारे लिए वो ये है कि चार्जशीट फाइल हुई कि नहीं हुई। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यही है ऑब्जर्व किया है दैट एन अक्यूज्ड कैन नॉट सीक डिफॉल्ट बेल merely on the ground that cognizance has not been taken before the expiry of 60 days or 90 days। Cognizance is not into question. What is into question is whether a charge sheet has been filed or not। यदि चार्ज शीट नहीं फाइल की गई है विद इन द टाइम पीरियड ऑफ 60 days or 90 days, then the person under this proviso can seek default bail। ठीक है, from the date of remand if charge sheet was already filed, charge sheet यदि फाइल हो चुकी है
तो कॉग्निजेंस हुआ नहीं हुआ, इस ग्राउंड पे आप बेल नहीं मांग सकते. द इनडिफेंसिबल राइट ऑफ एन अक्यूज टू सीक स्टैट्यूटरी बेल अंडर सेक्शन 167 क्लॉज 2 arises only if the charge sheet has not been filed before the expiry of the statutory period. यदि चार्जशीट नहीं फाइल हुई है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द स्टैट्यूटरी पीरियड, उसी केस में आप डिफॉल्ट बेल मांग सकते हो अंडर सेक्शन 167. अदरवाइज आप डिफॉल्ट बेल नहीं मांग सकते अंडर सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी. ठीक है. फिर कोर्ट ने ये भी बोला दैट accused continues to be in the custody of the magistrate till such time cognizance is taken by the court trying the offence, which assumes custody of the accused for the purpose of remand after cognizance has been taken. अब डिफॉल्ट बिल क्लेम नहीं कर पा रहे हो तो कस्टडी में तुम कंटिन्यू किए जा सकते हो. ऑब्वियसली दैट्स द लॉजिक गिवन बाय द कोर्ट हियर, दैट्स अ लॉजिक दैट फॉलोज द रेशियो ऑफ द कोर्ट इन दिस स्पेसिफिक लैंडमार्क केस. So this case is very important, that is in line to section 167. अब देखो सद्दिक वाला केस हमारा यूएपीए का था, वो भी 167 से रिलेटेड था. हमारा फकरे आलम भी 167 से रिलेटेड केस है. सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस भी 167 से रिलेटेड केसेस है. तीनों ही केसेस अलग अलग चीजों की बात कर रहे हैं बट तीनों रिलेटेड केसेस हैं. ठीक है, तो ये हमें याद रखना है. मूविंग फर्दर, सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड वर्सेस स्टेट एनसीटी दिल्ली 2022 का जजमेंट है, डिवीजन बेंच जजमेंट है. जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस संजीव खन्ना. दो केसेस यहाँ पे लैंडमार्क रेफर हुए हैं. एक है महिपाल वर्सेस राजेश कुमार और एक है नीरू यादव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2016. एक 2020 का है, एक 2016 का केस है. ठीक है. नाउ सी, दिस केस इज रिगार्डिंग ग्रांट ऑफ बेल. कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बेल के ग्रांट के वक्त कोर्ट को कंसिडर करने चाहिए, वो सारी बातें इस केस के अंदर कोर्ट ने डिस्कस करी हैं. अब जो महिपाल वाला केस है, ठीक है, इस केस के अंदर ये हेल्ड हुआ था कि जनरली कोर्ट विल नॉट ऑर्डिनरी इंटरफेयर विद द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट ग्रांटिंग बेल, बट if the discretion of the High Court to grant bail is exercised without due application of mind and in contravention of the directions of this court, such an order is liable to be set aside. इस केस में हाई कोर्ट ने विदाउट कंसिडरिंग ऑल द रेलेवेंट फैक्टर्स बेल एप्लीकेशन डिनायल और ग्रांट कर दी थी. तो उसी को लेकर यहाँ पे क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि सुप्रीम कोर्ट जनरली क्या करेगा, हाई कोर्ट के ऑर्डर को कंसिडर करेगा या नहीं करेगा. तो सुप्रीम कोर्ट ने राजेश कुमार वाले केस में ये हेल्ड किया कि यदि हाई कोर्ट कॉन्ट्रावेन करता है द प्रोविजंस ऑफ दिस कोर्ट, यदि इस कोर्ट ने कभी फैक्टर्स ले डाउन करे हैं बेल देते वक्त ये फैक्टर्स कंसिडर करना है और हाई कोर्ट उन फैक्टर्स को यदि कंसिडर नहीं करता है, तब सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करेगा और सेट असाइड करेगा हाई कोर्ट की ग्रांट की हुई बेल को. ठीक है. Similarly, in the case of Neeru Yadav versus State of UP as referred in the Centrum case, सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किए थे ऐसे फैक्टर्स जो कंसिडर्ड होने चाहिए बाय द कोर्ट व्हाइल डीलिंग विद द एप्लीकेशन फॉर द ग्रांट ऑफ बेल. तो ये दोनों केसेस रेफर हुए. अब इस केस का रेशियो क्या बोलता है, सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व करा कि जहां पर भी कोर्ट कंसिडर कर रहा है फॉर द एप्लीकेशन ऑफ बेल और यदि वो रेलेवेंट फैक्टर्स को कंसिडर नहीं करता है, he fails to consider the relevant factors, then the appellant court may be justifiably set aside the order of granting bail. जनरली यदि कोर्ट ने अपना एप्लीकेशन ऑफ माइंड यूज करा है while granting bail by deciding an application of bail, तब in that ordinary case the higher court or the appellant court will not take into consideration these applications. But if the higher court fails to consider and justify these applications of bail, then the lower court, the higher court may set aside the order of the lower court while granting bail. Further, it has been also observed by the court here in this case that the appellate court is also required to consider whether the court granting bail suffers from the non-application of mind or a prima facie view from the evidence available on record. यहाँ पे सिंपल सी बात ये की गई है कि आपको बेल देते वक्त जितने भी एविडेंसेस हैं उनको कंसिडर करना पड़ेगा, प्लस कोर्ट को अपना माइंड भी अप्लाई करना पड़ेगा. कोर्ट को ये भी देखना पड़ेगा क्योंकि प्राइमा फेसी केस फॉर्म हो रहा है नहीं हो रहा है, और इन सब बातों को कंसिडर करते हुए ही कोर्ट को बेल ग्रांट करना या डिनायल का डिसीजन लेना होगा. यदि लोअर कोर्ट ने एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं दिखाया है, प्राइमा फेसी ये चीजें एस्टैब्लिश नहीं हुई हैं, तो हायर कोर्ट के पास अथॉरिटी है कि वो बेल एप्लीकेशन को डायरेक्टली यहाँ पे रिजेक्ट कर सकते हैं. Then moving further, Murali versus State, 3 judge bench judgment है 2021, जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस अनुराधा बोस.
ठीक है, रेफर्ड केस है राम पूजन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड ईश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। दोनों लैंडमार्क केसेस है, और भी केसेस रेफर हुए हैं पर ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट केसेस हैं। बात हुई थी इस केस के अंदर रिडक्शन ऑफ सेंटेंस की, ठीक है, रिडक्शन ऑफ सेंटेंस की, वो भी कब, जो पार्टीज के बीच में एमिकेबल कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। यदि पार्टीज के बीच में एमिकेबल कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, ठीक है, तब क्या सेंटेंस रिड्यूस की जा सकती है। तो इन रेफर्ड केसेस में कोर्ट ने ये बोला कि जहां पे कॉम्प्रोमाइज हो गया है बिटवीन द पार्टीज, और कोर्ट को ये बात पता है कि पार्टीज के पास कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, उस केस के अंदर कोर्ट जो है वो नोट करके रिड्यूस कर सकता है सेंटेंस ऑफ द कन्विक्ट्स इवन इन अ नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। कंपाउंडेबल में तो आप कर ही सकते हो, नॉन कंपाउंडेबल में भी आप ये कर सकते हो। फर्दर इन मुरारी वर्सेस स्टेट सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व करा दैट द फैक्ट ऑफ एमिकेबल सेटलमेंट कैन बी अ रेलेवेंट फैक्टर फॉर द पर्पस ऑफ रिडक्शन इन द क्वांटम ऑफ सेंटेंस। यदि दोनों पार्टीज ने एमिकेबली डिसाइड कर लिया है कि हमारा सेंटेंस रिड्यूस हो जाना चाहिए, तो ये रेलेवेंट फैक्टर होगा फॉर द रिडक्शन ऑफ द क्वांटम ऑफ सेंटेंस। एंड बाय रेफरिंग दीज अबव टू केसेस द सुप्रीम कोर्ट आर सिंपली स्टेटिंग हियर कि इवन इन अ नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, if both the parties enter into an amicable compromise, then the sentence may be reduced for that matter. Okay, moving further, state versus TR and Shivaganam। अब इसके साथ ना दो केसेस थे, ठीक है, जो यहाँ पर रेफर हुए हैं। टू जज बेंच जजमेंट है, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ एंड जस्टिस MR शाह, ठीक है, 2021 का जजमेंट है। सेक्शन 311 की बात करता है, सेक्शन 311 ऑफ CRPC की बात करता है। सेक्शन 311 ऑफ CRPC डील करता है समन मटेरियल ऑफ विटनेसेस टू एग्जामिन पर्सन प्रेजेंट, ठीक है, कोई भी कोर्ट किसी भी स्टेज पे, मे एट एनी स्टेज, मे है मतलब पहला पॉइंट डिस्क्रिशन है, ठीक है, दूसरी बात जो हमें याद रखनी है, एट एनी स्टेज ऑफ द डिस्प्यूट इन द इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस कोर्ट may summon any person as a witness or examine any person in attendance though not summoned as a witness, or recall and re-examine any person already examined। किसी को समन भी कर सकता है एज अ विटनेस, किसी को एग्जामिन कर सकता है जो कोर्ट में प्रेजेंट है, दो उसको नोटिस नहीं, समन नहीं सर्व हुआ है। किसी भी ऑलरेडी एग्जामिन्ड विटनेस को रिकॉल कर सकता है, ठीक है, और साथ में कोर्ट समन कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है, रिकॉल कर सकता है या री एग्जामिन कर सकता है ऐसे किसी भी पर्सन को जिसका एविडेंस इंपॉर्टेंट हो फॉर द डिसीजन ऑफ द केस, ठीक है। ये सेक्शन 311 है। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 311 के बारे का स्कोप एक्चुअली में डिटरमाइन करा है, इसलिए मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि 311 एक्चुअली में है क्या। तो 311 शॉर्ट में पावर ऑफ कोर्ट की बात करता है कि कोर्ट जो है वो किसी भी स्टेज पे एग्जामिन, रिकॉल, री एग्जामिन, समन कर सकती है किसी भी पर्सन को जिसका एविडेंस उस कोर्ट के लिए, उस केस के लिए स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है। इसमें दो केसेस रेफर्ड हुए हैं, एक है स्वपन कुमार चटर्जी वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का, एक ही केस है, सॉरी, स्वपन कुमार चटर्जी वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 2019 का केस है, ठीक है। स्कोप ऑफ आर्टिकल 311 डिस्कस के, जैसे मैंने आपको बताया, अपेक्स कोर्ट ने ये बोला यहाँ पर कि जो ऑब्जेक्ट है 311 का वो ये है कि फेलियर ऑफ जस्टिस ना हो ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टेक, और कोई भी पार्टी जिसने एम्बिग्विटी करी है किसी भी वैल्यूएबल एविडेंस को ऑन रिकॉर्ड लाने के लिए, या किसी से छूट गया है, या फिर किसी के स्टेटमेंट में यदि एम्बिग्विटी है, तो ये सेक्शन पावर दे रहा है कोर्ट को इस एम्बिग्विटी को रिमूव करने का, ठीक है। तो कोर्ट का ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर हो गया एक तरीके से, जहां पर कोर्ट अपना पावर एग्जामिन कर सकती है, यूज कर सकती है जब भी कोर्ट को लगता है कि पूरे केस के अंदर कोई ना कोई एम्बिग्विटी हो जाएगी वैल्यूएबल एविडेंसेस प्रोड्यूस ना होने के कारण बाय द पार्टी। सो दिस इज द लैंडमार्क केस ऑन 311। नेक्स्ट, सरताज खान वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, ठीक है, कोरम जस्टिस यू ललित, जस्टिस रविंद्र भट्ट एंड जस्टिस श्री नरसिम्हा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सेक्शन 188 की बात करी है। अब सेक्शन 188 क्या है? सेक्शन 188 तब अप्लाई करता है जब कोई भी ऑफेंस जो है वो आउटसाइड इंडिया कमिट किया जाए, ठीक है। अब इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि होल ऑफेंस शुड बी कमिटेड आउटसाइड इंडिया। इफ एनी पार्ट ऑफ दिस ऑफेंस इज कमिटेड विद इन इंडिया, देन सेक्शन 188 विल नॉट अप्लाई, ठीक है। कोर्ट ने इसमें यह हेल्प किया कि सेक्शन 188, दिस सेक्शन मतलब सेक्शन 188, ठीक है, ये तभी अट्रैक्ट होगा जब एंटायरली वो ऑफेंस जो है वो आउटसाइड इंडिया कमिट किया गया हो। जो सैंक्शन हमें मिल रहा है सेक्शन 188 के अंदर, ठीक है, वो इनटू और ट्राइड इन इंडिया तभी होगा जब वो स्पेसिफिक ऑफेंस आउटसाइड इंडिया
कमिट किया जाए। और आउटसाइड इंडिया के साथ हमें ये बात याद रखनी है कि होल ऑफ द ऑफेंस आउटसाइड इंडिया कमिट किया जा रहा हो। Under Section 188 of CRPC, even if an offence is committed outside India, by a citizen, whether on the high seas or anywhere else, or by a non-citizen on a ship or aircraft registered in India, then the offence can be still tried in India, provided the conditions mentioned in the state sections are satisfied. और ये स्टेट सेक्शन है सिर्फ इतना बोलता है कि पूरा का पूरा ऑफेंस जो है वो आउटसाइड इंडिया कमिट होना चाहिए। तो हमें सरताज खान में ये बेसिक प्रिंसिपल को याद रखना है। Moving further, Sarbir Singh versus State of Haryana, a very landmark case, trust me. पूरे चांसेस है हमें इससे क्वेश्चन मिलेगा आईपीसी में, जी हमें इससे क्वेश्चन आएगा क्लैट में। सेक्शन 313 पे केस है ये हमारा, ठीक है। सीजेआई एनवी रमन्ना, जस्टिस अनुराधा बोस ने जजमेंट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के अंदर एक्सप्रेस किया है अपना कंसर्न ओवर रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 313 ऑफ सीआरपीसी इन अ वेरी कैजुअल एंड कल्चरल मैनर। कोर्ट ने ये बोला है कि जब भी, पहली बार 313 क्या बोलता है, 313 बात करता है एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड का, ठीक है। 313 बात करता है एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड का। 313 ये बोलता है कि जब भी कोई एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा अंडर सेक्शन 313 और सीआरपीसी, देन इट शुड नॉट बी मियरली ट्रीटेड एज अ प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी, इट शुड बी बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ फेयरनेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फेयरनेस के जो बेसिक प्रिंसिपल्स है वो सारे के सारे अप्लाई किए जाएंगे जब भी कोर्ट कोई एग्जामिनेशन करेगा विटनेस का ऑन अकाउंट ऑफ सेक्शन 313। फर्दर कोर्ट ने सेक्शन 232 को भी रेफर किया इस केस के अंदर, जो ये बोलता है दैट इफ आफ्टर टेकिंग द एविडेंस ऑन द प्रोसिक्यूशंस, एग्जामिनिंग द अक्यूज्ड एंड हियरिंग द प्रोसिक्यूशन एंड द डिफेंस ऑन द पॉइंट, यदि जज को लगता है कि कोई ऐसा एविडेंस है जिससे ये प्रूफ हो जाए, if there is no evidence that the accused committing the offence, the judge shall record an order of acquittal। पूरी की पूरी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद यदि कोर्ट को लगता है, ठीक है, कि अक्यूज ने वो ऑफेंस कमिट नहीं किया है और ऐसे एविडेंसेस अवेलेबल नहीं है, तो ऑर्डर ऑफ एक्विटल की बात की गई है सेक्शन 232 के अंदर। अब देखो, हाँ, तो ये स्पेसिफिक जजमेंट जो है इसमें आया था 313 के प्रिंसिपल कि वो प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस पे बेस्ड होना चाहिए, साथ में सेक्शन 232 को रेफर किया गया था। तो हमसे क्लैट में दोनों के बेसिस पे क्वेश्चन पूछने का पूरा प्रोबेबिलिटी है। मूविंग फर्दर, नाहर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2022 का जजमेंट है। जस्टिस विनीत शरण एंड जस्टिस अनुराधा बोस 2 जज बेंच जजमेंट है। केसेस रेफर 3 केसेस है। रघुबंद दुबे वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार है, धर्मपाल है वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा है, हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब है। तीनों ही केसेस के नाम हमें अलॉन्ग विद द केस याद होने चाहिए। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बात की थी सेक्शन 190 की। 190 के अंदर बात है कॉग्निजेंस बाय अ मैजिस्ट्रेट की, ठीक है। अब इसमें एक आता कि जब भी मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है, मैजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस, 190 बात करता है पुलिस रिपोर्ट जब सबमिट हो गई 173 में, उसके बेसिस पे मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया, ठीक है। तो जब भी मजिस्ट्रेट सेक्शन 190 क्लॉज 1 क्लॉज बी के अंदर कॉग्निजेंस लेगा, तो उसके पास पावर है कि वो समन्स इशू कर सकता है किसी भी ऐसे पर्सन को हु इज नॉट arraigned as an accused in the police report or in the FIR also। ऐसा हो सकता है कि FIR A के अगेंस्ट फाइल की गई हो, लेकिन यदि कोर्ट को कॉग्निजेंस लेते वक्त लगता है कि B के अगेंस्ट भी मुझे समन इशू करने चाहिए, तो कोर्ट के पास ये पावर है, मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि वो समन्स इशू कर सकते हैं। यदि सफिशिएंट मटेरियल्स अवेलेबल है मैजिस्ट्रेट के पास showing complexity of persons other than those who are arraigned as accused or named in the column 2 of the police report of the commission at any stage may summon a person। तो यदि मजिस्ट्रेट को किसी भी स्टेज पे इवन आफ्टर सबमिशन ऑफ अ पुलिस रिपोर्ट लगता है कि पुलिस रिपोर्ट या FIR के अंदर कोई स्पेसिफिक पर्सन और मेंशन नहीं है जो अक्यूज्ड है इस पर्टिकुलर ऑफेंस का, और मजिस्ट्रेट के पास सफिशिएंट मटेरियल्स और एविडेंसेस अवेलेबल है ये बात प्रूफ करने के लिए, तो मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेते वक्त उस इंडिविजुअल इंसान को भी समन सर्व कर सकता है। ये प्रिंसिपल नाहर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में कोर्ट ने हेल्ड किया, ठीक है। नेक्स्ट, सुरेश कांकरा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2022 का जजमेंट है। जस्टिस संजय किशन कौल एंड जस्टिस MM सुंदरेश है।
सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये ऑब्जर्व किया कि एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इज रिक्वायर्ड टू बी कॉन्शियस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज व्हाइल पासिंग एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 153 क्लॉज 3 ऑफ द सीआरपीसी। एक सिंपल सी बात हमें याद रखनी है, सेक्शन 156(3) सीआरपीसी के अंदर जो भी ऑर्डर मजिस्ट्रेट पास करता है वो एक जुडिशियल ऑर्डर होता है। तो अब ये जुडिशियल ऑर्डर जब भी मजिस्ट्रेट पास करेगा तो ये उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जो भी रेलेवेंट मटेरियल्स ऑन रिकॉर्ड अवेलेबल है उनको कंसिडर करे, उसके बाद ही कोई ऑर्डर पास करे। तो सुरेश कानकरा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही क्लैरिफाई करा कि जुडिशियल ऑर्डर तभी पास होगा जब कोर्ट ने सारे एविडेंसेस को ऑन रिकॉर्ड ले लिया हो, कंसिडर कर लिया हो, रेलेवेंट मटेरियल्स प्रोड्यूस कर दिए हो, उसके बाद ही वो कंसिडर कर सकते हैं किसी भी केस को। ठीक है, देन सुनील कुमार वर्सेस स्टेट एंड मनु लाल जायसवाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। दोनों ही जजमेंट्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, 2022 के जजमेंट है, जस्टिस एमआर शाह एंड जस्टिस संजीव खन्ना। इस केस में कोर्ट ने कंडीशंस दी हमें कि ग्रेविटी और नेचर ऑफ ऑफेंसेस हैं जो भी वो रेलेवेंट होते हैं फॉर कंसिडरिंग द बेल एप्लीकेशन। बेल एप्लीकेशन कंसिडर करते वक्त कोर्ट को कौन कौन से फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए, इस बारे में हमें गाइडलाइंस मिली इस केस में। इस केस में कोर्ट ने बोला कि 4 बातें बेल एप्लीकेशन का डिस्पोजल करते वक्त कोर्ट को कंसिडर करनी चाहिए। पहला, कि क्या नेचर और क्या सीरियसनेस ऑफ द ऑफेंस है, क्या ग्रेविटी है उस ऑफेंस का। सेकेंड, क्या एविडेंसेस प्रोड्यूस किए गए हैं और क्या सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करते हैं अक्यूज के कॉन्टेक्स्ट में। थर्ड, व्हाट इज द लाइक्लीहुड ऑफ द अक्यूज फ्लीइंग फ्रॉम जस्टिस। ये प्रिंसिपल्स हमारे पास पहले से थे लैंडमार्क केसेस में, इनको कोर्ट ने इस केस के अंदर रीइटरेट किया है अभी करंटली, इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बेल एनीवे हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन द इम्पैक्ट दैट हिज रिलीज मे मेक ऑन द प्रोसिक्यूशन विटनेस। क्या इम्पैक्ट होगा सोसाइटी पे, क्या इम्पैक्ट होगा, लाइक्लीहुड ऑफ हिज टैम्परिंग विद द एविडेंसेस और हिज ओन टेस्टिमनी। तो ये 5 बातें कोर्ट को कंसिडर करनी चाहिए जब भी वो ग्रांट कर रहे हैं बेल एप्लीकेशन। ये बात कोर्ट ने इसके अंदर हेल्ड की। कोर्ट ने ये भी बोला कि जब भी अक्यूज चार्ज होगा फॉर द ऑफेंसेस लाइक सेक्शन 149 ऑफ आईपीसी and his presence has been established, it is stated that they were the part of unlawful assembly, then the individual role of the accused is not significant। ऐसे केसेस जैसे कि अनलॉफुल असेंबली जहां पे कॉमन ऑब्जेक्ट वाली बात होती है, ये कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉमन इंटेंशन क्या है नहीं पता तो जाइए एक बार वीडियो को देखकर आइए आईपीसी के पार्ट 1 को, तो पता चल जाएगा। तो जहां पे कॉमन ऑब्जेक्ट कॉमन इंटेंशन की बात है, कॉमन इंटेंशन एस्टैब्लिश हो चुका है कि वो मेंबर था, तो उतना इनफ है उसके कन्विक्शन के लिए, उसके ऊपर और कुछ भी एविडेंसेस लेना रेलेवेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है, देन अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, पप्पू वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। काफी सारे प्रिंसिपल्स इसमें हेड डाउन किए हैं, मैं सब एक एक करके आपके लिए डिस्कस करूंगी और ये आज के सेशन का हमारा हीरो और लास्ट केस होगा। ठीक है, सेक्शन 2022 का केस है, 3 जज बेंच, एम खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी एंड सीटी रवि कुमार। रेलेवेंट प्रोविजंस है आईपीसी का सेक्शन 300, ठीक है, सेक्शन 376 रेप एंड मर्डर एंड डेथ सेंटेंस। अब देखो इसके रेशो की हम पॉइंट वाइज बात करते हैं। पहली बात जो कोर्ट ने बोली वो ये बोली कि क्या फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करेंगे कि एक केस के अंदर डेथ सेंटेंस दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। ठीक है, तो कोर्ट ने इसमें ये हेल्ड करा कि aberrant nature of the crime cannot be a stand-alone decision or factor for granting death sentence. Along with the nature of the crime, it is important to consider all the relevant mitigating factors also. ठीक है, कोर्ट ने यहाँ पर ये बोला कि हमें कैपिटल पनिशमेंट ग्रांट करनी है यदि किसी केस के लिए, तो नेचर ऑफ क्राइम एक लौता ऐसा फैक्टर नहीं हो सकता, उसके अलावा अलॉन्ग विद द नेचर ऑफ द क्राइम हमें सारे मिटिगेटिंग फैक्टर्स को भी कंसिडर करना पड़ेगा और उसके बाद कोर्ट को डिसाइड करना चाहिए कि उन्हें डेथ सेंटेंस उस केस में ग्रांट करनी चाहिए या नहीं ग्रांट करनी चाहिए। देन मूविंग फर्दर, कॉन्स्टी के आर्टिकल 136 दैट इज स्पेशल लीव पिटिशन की बात भी इस केस के अंदर की गई। इस केस में ये बोला कि अपील बाय स्पेशल लीव 136, दिस इज नॉट अ रेगुलर appellate this is not a regular appeal provision.
कोर्ट कॉन्करेंट फाइंडिंग्स के साथ इंटरफेयर नहीं कर सकता है, कोर्ट एविडेंसेस के रीएप्रिसिएशन में भी कंसिडर नहीं कर सकता है। कोर्ट एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंसेस बेसिकली कोई भी ऐसी कॉन्करेंट फाइंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ एप्रीहेंशन ऑफ एविडेंस नहीं देगा। ठीक है, यदि कोर्ट को लगता है कि वो डिफरेंट व्यू रखता है देन द ट्रायल कोर्ट विच इज अप्रूव्ड बाय द हाई कोर्ट, तो कोर्ट को री एंटर करना पड़ेगा इनटू रीएप्रिसिएशन ऑफ द एविडेंस। उनको इस प्रोसेस के अंदर पूरा का पूरा री एंटर करना पड़ेगा यदि वो डिफरेंट व्यू रखते हैं देन द ट्रायल कोर्ट। ठीक है, okay, yeah, this is the entire concept about article 136 in this case. Then section 106 भी बात हुई है इस केस के अंदर। 106 में है लास्ट सीन थ्योरी। जब भी कोई लास्ट सीन एविडेंस है जो कोजेंट है और ट्रस्ट वर्दी भी है, जो डिसीज कहाँ पे लास्टली अलाइव था, किस कंपनी में, कि वो अक्यूज की कंपनी में उसको लास्टली देखा गया था, प्लस हमारे पास कुछ और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस भी हैं कि डेड बॉडी जो थी वो डिसीज के लोनली प्लेस थी, वो इन्फॉर्मेशन जो मिली, जो फर्निश की अक्यूज ने उसके हिसाब से मिली, वहां से डिस्कवरी ऑफ फैक्ट हुआ। तो मतलब सेक्शन 106 का भी एप्लीकेशन हो गया, सेक्शन 27 का भी एप्लीकेशन हो गया। यदि ऐसा कुछ है, जो ऐसे एविडेंसेस हैं जो प्रूव कर रहे हैं कि हाँ अक्यूज गिल्टी हो सकता है, तो वहां पे बर्डन जो है वो अक्यूज पे शिफ्ट हो जाता है ये एक्सप्लेन करने का कि वो डिसीज के साथ क्यों लास्ट सीन था, क्यों वो लास्ट सीन था और उसको कैसे नॉलेज थी अबाउट द लोकेशन ऑफ द बॉडी। तो ये जो बर्डन है ये अक्यूज पे शिफ्ट हो जाता है। तो इसी प्रिंसिपल को कोर्ट ने इसमें एक्सप्लेन किया है कि लास्ट सीन थ्योरी के हिसाब से यदि लास्ट में अक्यूज और डिसीज एक साथ है, तो यहाँ पे बर्डन अक्यूज पे हो गया डिसीज के बारे में इंफॉर्मेशन ग्रांट करने का कि वो कैसे साथ में थी। ठीक है, then criminal trial, the approximate time of death before examination is indicated in the post-mortem report and that cannot be applied as something of a mathematical precision. पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो होती है उसको हम मैथमेटिकल प्रिसिशन नहीं कंसिडर करेंगे, वो एक अप्रोक्सीमेट टाइम देता है डेथ का, ना कि एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट टाइम। ठीक है, नाउ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ सीआरपीसी, सेक्शन 353 क्लॉज 3 ये डेथ सेंटेंस की बात करता है और डेथ सेंटेंस के प्रिंसिपल को इस केस में अप्लाई किया गया है। नाउ व्हाट द कोर्ट हैज टू से इन दिस स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट, एक सिंपल सी बात है। ठीक है, स्पेशल रीजंस होने चाहिए फॉर अवॉर्डिंग डेथ सेंटेंस, और ये स्पेशल रीजंस क्या है? पहली बात, court has to found it justified to have capital punishment on the statute to serve as a deterrent and also in due response to society's call for appropriate punishment in appropriate cases. प्रिंसिपल ऑफ पेनोलॉजी ये बोलता है, ठीक है, कि सारे ऑब्लिगेशंस ऑफ द सोसाइटी, ह्यूमन लाइफ, ठीक है, ये सब कुछ मेंटेन करना है। टेक्निकली डेथ सेंटेंस तब ग्रांट की जानी चाहिए जब वो इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी स्पेसिफिक केस के अंदर सोसाइटल नॉर्म्स को बैलेंस करने के लिए। यदि हम हार्डेस्ट रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में डेथ सेंटेंस नहीं ग्रांट करेंगे तो वो सोसाइटी के लिए एज एन एग्जांपल सेट नहीं होगा। तो इस केस में भी कोर्ट ने ये बोला कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर टेस्ट ये बोलता है, ठीक है, दिस इज अ क्रिमिनल टेस्ट विच हैज टू बी अप्लाइड व्हाइल अ कोर्ट इज डिसाइडिंग वेदर अ डेथ सेंटेंस हैज टू बी ग्रांटेड और नॉट। तो यहाँ पे सिंपल सी बात ये बोली गई है, क्राइम टेस्ट और क्रिमिनल टेस्ट के भी एप्रोप्रिएट ऑपरेशन के बारे में ये बोला है कोर्ट ने कि ये जो बैलेंस है ये कोर्ट को क्रिएट करना पड़ता है बिटवीन द जुडिशियल प्रोसेस एंड वेदर डेथ सेंटेंस इज पर्टिकुलरली रिक्वायर्ड टू बी ग्रांटेड इन अ सर्टेन केस और नॉट। तो टेक्निकली पप्पू वाले केस में कोर्ट ने एक्सप्लेन करा कि क्या प्रिंसिपल्स कोर्ट को कंसिडर करने पड़ेंगे व्हाइल डिसाइडिंग वेदर डेथ सेंटेंस हैज टू बी ग्रांटेड और नॉट। ठीक है, देन इसमें कोर्ट ने ये भी बोला कि जहां पे पॉसिबिलिटी है उसको रिफॉर्म्ड और रिहैबिटेट होने की, वहां पे आप डेथ सेंटेंस नहीं ग्रांट करोगे। जहां पर पॉसिबिलिटी ही खत्म हो जाती है उसके रिहैबिटेशन की, उसी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में कोर्ट जो है वो डेथ सेंटेंस को ग्रांट करेगा। उसके अलावा कोर्ट डेथ सेंटेंस को ग्रांट किसी भी कंडीशन में नहीं करेगा। तो ये रिफॉर्मेटिव थ्योरी, बैलेंस थ्योरी, लास्ट इन टेस्ट, ये सब प्रिंसिपल्स हमारे लिए इस केस में इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, I hope the entire cases are clear to you. So at the end, in the next upcoming sessions, we'll be discussing some of the important cases of IPC and Evidence Act also. So be tuned. आप अभी तक यदि वीडियोस नहीं देखी हैं तो देखो, चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, हमें मोटिवेट करते रहो ऐसी वीडियोस और लाने के लिए। यदि आपकी कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। इफ यू हैव सम एडिशनल इनपुट्स टुवर्ड्स द केस लॉज एंड यू नो एनीथिंग एक्स्ट्रा अबाउट द केस लॉज वी डिस्कस्ड इन टुडेज सेशन, प्लीज drop a text, drop a message in the chat box below.
And you may also find the link of previous videos in our channel. Go and search in the taskbar Legal Edge After College and find all the crash course series. रेगुलरली नई वीडियो आ रही है आप लोगों के लिए. एग्जाम अप्रोचिंग है, बहुत ही पास में एग्जाम है. अपनी प्रिपरेशन चेक करने का बेस्ट तरीका होता है मॉक टेस्ट में अपियर करना. So here we are bringing an open mock test for all the LLM entrance examination students and aspirants who will be writing LLM entrance examinations in the near future. It is scheduled to happen on 22nd May. You can register and it is free of cost. So go avail this opportunity, and thank you so much for being in this particular session. Do let us know in the comment box if you have any special requirement for the near future videos. Thank you everybody. All the best.